नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज आपका आज तय करेगा कि आप कहाँ रहने वाले हो। आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें व अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों, हमेशा पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारा लियो डाइफूड्स कंपनी के IPO के बारे में। कंपनी का जो IPO है वो SME सेक्टर की कंपनी है, वो छोटी कंपनी है। आप बात करें कि कंपनी का जो IPO है वो कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा, तो साथियों इस कंपनी का जो IPO है वो 1 जनवरी 2025 से लेकर के 3 जनवरी 2025 तक खुला रहेगा। अगर बात करें अलॉटमेंट की, तो साथियों इस कंपनी का जो अलॉटमेंट है वो तुम्हारा 6 जनवरी को आएगा। और अगर IPO में एप्लीकेशन लग जाती है तो आपके जो शेयर हैं वो 7 जनवरी को डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और अगर आपको IPO में एप्लीकेशन नहीं लगती है तो आपके 7 जनवरी को या आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर लिस्टिंग की बात करें साथियों, तो इसकी जो लिस्टिंग है वो 8 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग है। कंपनी BSE में लिस्ट होगी और SME सेक्टर की ये कंपनी है। हम बात कर लेते हैं कि साथियों ये कंपनी कितने की फेस वैल्यू पे आ रही है। तो ये कंपनी जो है 10 की फेस वैल्यू पे आ रही है। और इस कंपनी का नेशनल पब्लिक ऑफ़र की बात करें कि ये कंपनी IPO के ज़रिए कितने रुपये जुटाना चाहती है मार्केट से या कितने रुपये उठाने की उम्मीद कर रही है। साथ ही ये कंपनी 25 करोड़ 12 लाख रुपये नेशनल पब्लिक ऑफ़र के ज़रिए जुटाना चाहती है। बात कर लेते हैं इस कंपनी का जो इशू है वो OFS है, मतलब ऑफ़र फॉर सेल है, या पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो साथियों पूरा का पूरा जो है ये फ्रेश इशू है और ये जो भी पैसा आएगा ये पूरा का पूरा कंपनी में लगने वाला है, कंपनी के ग्रोथ के लिए काम में आने वाला है। अगर कोटे की बात करें साथियों, कितने % कोटा किसके लिए रिजर्व रखा गया है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। BSE में लिस्ट होगी और SME सेक्टर की ये कंपनी है। प्राइस बैंड की बात करें साथियों, कितने रुपए से लेकर कितने रुपए का इस कंपनी ने प्राइस बैंड डिक्लेयर किया है। साथियों 51 रुपये से लेकर के 55 रुपये का प्राइस बैंड है और 2000 शेयरों की एक लॉट है। अगर आप इस कंपनी में एक लॉट के लिए लगाते हैं तो आपको 1,04,000 रुपये जैसे इस कंपनी में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। बात कर लेते हैं कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। साथियों कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी को बहुत ज़्यादा गहरा अनुभव नहीं है, मतलब 4-5 साल का ही अनुभव है। थोड़ा प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करें, किस कंपनी में कितनी होल्डिंग थी IPO से पहले प्रमोटर की और IPO के बाद में कितनी रह जाने वाली है। साथियों तो IPO से पहले जो प्रमोटरों के पास में जो मालिकाना हक था वो था 52%, 52%, जो IPO के बाद में 38% रह जाने वाला है, जो कि ख़राब बात है। क्योंकि आप एक तो इतनी छोटी कंपनी है भाई, ज़्यादा करोड़ की नहीं है। अगर हम आफ्टर IPO की बात समझें कि इस कंपनी की IPO के बाद में क्या वैल्यूएशन रह जाने वाली है, कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन लगाई है वो वैल्यूएशन क्या लगाई है। तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन लगाई है 93 करोड़ रुपये लगाई है। कंपनी 93 करोड़ रुपये की वैल्यूएशन पे आ रही है। और जिस 93 करोड़ रुपए की इतनी कम वैल्यूएशन के बाद भी अगर प्रमोटर अपनी 38% होल्डिंग रख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाती, पर कंपनी के लिए ख़राब चीज़ होती है वो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि कम से कम 50% होल्डिंग प्रमोटर की रहे तो अच्छा रहता है। SME सेक्टर की है तो इसीलिए बहुत देख सोच समझ के ही IPO में लगाएं, अपने को पढ़ें, उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह पढ़ें, अपने जो फाइनेंशियली एडवाइज़र है उससे सलाह करें तो उस कंपनी में आप पैसा लगाएं। दूसरा बात कर लेते हैं कंपनी का धंधा क्या है। तो कंपनी साथियों इस कंपनी का जो बिज़नेस है ना, वो ग्रोसरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो पैकेजिंग वगैरह करके उसको बेचती है, उनकी ट्रेडिंग करती है एक तरह से। और दूसरा मसालों को प्रोड्यूस करके, मसाले लेकर उसको बना कर पैक करके और उसको मसालों को बेचती है मार्केट में। ये इस कंपनी का बिज़नेस है। कंपनी का जो बिज़नेस साथियों B2B और B2C में फैला हुआ है। मतलब कंपनी का B2B B2C जैसे ऐसा समझ लो तुम, अगर कोई बड़ा होलसेलर है उसने बोला कि भाई मेरे को इतना माल चाहिए, तो ये मसाले उसको भी प्रोवाइड करेंगे। और मान लो जो छोटा व्यक्ति है वो
कोई किराना की दुकान रखता है, या कोई मसाले का, कोई छोले कुलचे की दुकान रखता है, कोई समोसे वाले की दुकान है, या कचौड़ी की दुकान है, या पोहे की दुकान है, अगर वो इससे माल मंगाते हैं तो वो B2C हो गए, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ये डायरेक्ट कस्टमर को भी डील करते हैं, और बिजनेस टू बिजनेस मतलब ये डायरेक्ट बिजनेस किसी कंपनी के माध्यम से किसी कंपनी को भी माल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिलायंस ने जो अपना अपने खुद के पैकेजिंग करा के बेचती है वो कुछ प्रोडक्ट, है ना, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह है वो खुद की पैकेजिंग करके बेचती है। ऐसे ही इसका बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर दोनों में इस कंपनी का काम है। किराने के टाइप का जो बिज़नेस है एक तरह से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो किराने का नहीं रहता कि आप मसाला चाहिए 20 रुपए का पैकेट चाहिए, लो 10 रुपए वाला भी इलायची भी आती है ना, इस टाइप का ये कंपनी काम करती है। मतलब मसालों को पैक करके उन्हें फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह का काम है कंपनी का। लगभग कंपनी के अंदर जो 45 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, पूरे के पूरे जो कर्मचारी हैं साथियों, वे इसके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में है, मतलब सेल्स और सर्विसेज में कंपनी के कर्मचारी हैं। जितने भी कर्मचारी लगे हैं, सीधी सी बात है, कंपनी का जो बिज़नेस है वो है ही रिटेल से रिलेटेड, तो उनको बैठाल के तनख्वाह तो देगी नहीं। पर उनको जितने भी इन्होंने कर्मचारी रख रखे हैं, उनका कर्मचारी का काम क्या है, वो उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप जाओ एक दूसरे किराना वाले से मिलो, किसी जिसकी समोसे कचौड़ी की दुकान हो उससे मिलो, है ना, जो आदमी होटल वाला है या ढाबा चलाता है उससे बात करो, तो उसे कम रेट पे हम अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। या कोई अगर किराने की दुकान है बड़ी, उससे बात करो, हम उससे अपना कम रेट का माल दे देंगे। तो एक तरह से इसको ग्रोसरी प्रोडक्ट, डेली यूज में जो आने वाले प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्टों की डीलिंग करती है, और कुछ माल बल्क में लेकर के उसे फिर पीस के और प्रोडक्ट पैकेट में करके पैकेजिंग करके फिर उसको सेल करती है। इस तरह का इस कंपनी का बिजनेस है। 45 कर्मचारी कंपनी के अंदर काम करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी है नहीं। 93 करोड़ रुपए की ये कंपनी अभी की स्थिति में है, अगर वैल्यूएशन की बात करें। अब साथियों इसके एसेट और रेवेन्यू वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी का एसेट और रेवेन्यू क्या है। तो कंपनी के जो एसेट हैं वो 11 करोड़ 99 लाख के हुआ करते थे 2022 में। 2023 की बात करें तो 26 करोड़ 64 लाख के एसेट हो गए, और 2024 की अगर बात करें तो 58 करोड़ के एसेट कंपनी ने अभी दिखाए हैं अभी तक की स्थिति में। तो एसेट में तो सही ग्रोथ आ रही है, मतलब 11 करोड़ मतलब 12 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़, 26 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़, तो एसेट में ग्रोथ है। और रेवेन्यू की अगर बात करें साथियों, इसके जो रेवेन्यू है वो 5 करोड़ 34 लाख के हुआ करते थे 2022 में, जो बढ़ के हो गए हैं तुम्हारा 36 करोड़ 44 लाख, भयंकर जंप है। और 2024 की अगर बात करें तो 62 करोड़ 77 लाख का इनका रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है। तो साथियों ऐसा भी होता है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है एसएमई कंपनी की, उन्हें बहुत ही साफ़ सुथरा कर दिया जाता है आईपीओ से लाने से पहले। तो ये सब आप बहुत देख सोच समझ लें। प्रॉफिट की बात करें तो साथियों इसका 2022 में मात्र 8 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था। तो ठीक है, ट्रेडिंग में है तो इसलिए प्रॉफिट भी कम ही होगा। भाई आप इस पर एक प्राइसिंग पावर आपके पास में नहीं है। आप अगर किसी को चाय की पत्ती 8 रुपये की 80 रुपये की बेचने, सामने वाले को अगर आप 75 की दोगे तो लेगा, और 80 रुपये की कोई और दे रहा है, तुम बोलोगे मैं 82 की दूंगा, बोलेगा नहीं नहीं मैं तो 80 उससे ले रहा हूँ, मेरे तो 82 में मैं बेचता ही हूँ मैं। तो 1-2 रुपये का मार्जिन है, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहता है। ट्रेडिंग तरह का बिजनेस है। हाँ, ये जो मतलब बड़े होलसेल में मसाले लेके उसको पीस के और बेचते हैं तो उससे इसका मार्जिन बढ़ जाता है। भाई आप जानते हो, सब खुद समझदार हो कि ये उसमें क्या करते होंगे, मैं ओपनली यूट्यूब पे सब बोल नहीं सकता, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें 2023 की, 2023 में इस कंपनी का 60 करोड़ के ऐसे रेवेन्यू पे 36 करोड़ के रेवेन्यू पर 3 करोड़ 44 लाख का प्रॉफिट निकल के आया था, जो ठीक ठाक है। 2024 की बात करें तो 2024 में जो उन्होंने 62 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है, 62 करोड़ के रेवेन्यू पे इस कंपनी का 6 करोड़ 64 लाख रुपये का प्रॉफिट निकल के आता है। ऑल ओवर देखें तो कंपनी ठीक ही नज़र आ रही है, और ग्रोसरी प्रोडक्ट में डील करती है तो ठीक है। बट एक थोड़ी सी कंसर्न की विशेष आती हुई है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है। बात कर लेते हैं कंपनी की आरओसी के बारे में। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो इस कंपनी का 34 का निकल के आता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग 33 का है, जो ठीक है। एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, मतलब कंपनी को
जो अर्निंग हुई है टैक्स देने से पहले, तो इसका मार्जिन 11% का निकल के आता है। तो ठीक है, क्योंकि माल को बनाने के बाद इसमें कुछ प्रोड्यूस करती है, कुछ माल पर ट्रेडिंग करती है, कुछ पैकेजिंग वगैरह करने के बाद, ठीक है। अगर पैट मार्जिन की बात करें तो पैट मार्जिन इसका 10 के 11 के बीच में निकल के आता है, वो ज़्यादा नहीं है, बस डबल डिजिट है, बस ये हायर डबल डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो साथियों अर्निंग प्रति शेयर इसका 5 रुपये 21 पैसे निकल के आता है, जो अपने पीयर कंपटीटर के हिसाब से ठीक ही। अब बात कर लेते हैं साथियों इसका नेट एसेट वैल्यू। तो इस कंपनी का नेट एसेट वैल्यू 27 के निकल के आती है, अपनी इंडस्ट्री में सही है। नेट और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20 की है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑल ओवर सही है। साथियों पी रेशो की बात करें, क्योंकि हालांकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में पी ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता, पी प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो साथियों इसका जो पी रेशो निकल के आता है वो निकल के आता है तुम्हारा 26 का, मतलब 26 के पी रेशो पे आ रही है। और उसका प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब जो एक शेयर है उसकी एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से आप क्या प्राइस दे रहे हो इस कंपनी को, तो वो लगभग 1 रुपया 50 पैसे, मतलब 1.5 रुपये का प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी आ रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि इस कंपनी के पीयर कंपटीटर कौन कौन है, क्योंकि जिससे कॉम्पिटिट कर रही है, जैसे छोटी सेक्टर में है, एसएमई में लियो डाई फूड कंपनी 10 की फेस वैल्यू पे है, तो उसके पीयर कंपटीटर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही इसका जो मधुसूदन मसाले इसका पीयर कंपटीटर है, सिमिलर इंडस्ट्री में वो कंपनी भी काम करती है। उसका जो पी रेशो है साथियों वो 22 का है, इसका 26 का है, मतलब पी रेशो के हिसाब से भी ये कंपनी उस कंपनी से महंगी वैल्यूएशन पे आ रही है। अगर ईपीएस की बात करें तो उस कंपनी का जो मधुसूदन मसाले है उसका 8 का ईपीएस निकल के आता है, अर्निंग प्रति शेयर। और इसका जो ईपीएस निकल के आता है वो साथियों 5 रुपये 21 पैसे का निकल के आता है। तो अगर उस कंपनी से इस कंपनी को कंपेयर करें साथियों, तो ये कंपनी उस कंपनी से ईपीएस के मुकाबले भी कमज़ोर है और उसके हिसाब से भी कमज़ोर है। अगर हम सिमिलर इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी की बात करें तो एक तुम्हारा नंबर एसी अकाउंट है, ड्राई फ्रूट के नाम से कंपनी है। वो कंपनी का पी रेशो 38 का है और जो ईपीएस है वो 4 का है, उसके हिसाब से तो ठीक नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि इस कंपनी का पर्पस ऑफ आईपीओ क्या है, मतलब ये अपना पर्पस क्या है। इन्होंने आईपीओ के जरिए ये 25 करोड़ 12 लाख रुपए जुटाना चाहते हैं, उसका करेंगे क्या, पहले तो ये तो इन्होंने बताना तो है कि आप पैसे का करोगे क्या। पैसे तो ले रहे हो, ठीक है, आप इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से, आप प्राइवेट शेयर बाज़ार के माध्यम से आप उठा ले रहे हो पैसा, बट उस पैसे का करोगे क्या ये आपको पता रहना चाहिए। तो साथियों जो इन्होंने बताया है कि ये जो करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग और एडवाइजिंग में अपना पैसा खर्च करेंगे, मतलब कुछ अपनी होर्डिंग वगैरह लगवाएंगे कहीं चौराहे पे, कहीं इधर कहीं उधर। तो एक तो होर्डिंग वगैरह लगवाएंगे, दूसरा एडवर्टाइजिंग वगैरह करवाएंगे और अपनी मार्केटिंग वगैरह पर पैसा खर्च करेंगे, जिससे इनकी जो पहुंच है वो अधिक जगह तक हो। पहले तो इन्होंने ये बताई। दूसरा कुछ जर्नल कॉर्पोरेट वगैरह पर्पज़ के लिए भी ये कंपनी अपना पैसा यूज में लेगी, कुछ जर्नल वो काम है उसमें कंपनी अपना पैसा यूटिलाइज करेगी। तीसरा क्या है कि इनको कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है पैसे की, उसमें यूज लेंगे, मतलब इनको कुछ पैसे की ज़रूरत है काम के लिए और वो पैसा इसमें ये यूज करने वाले हैं। मतलब ज़्यादा कंपनी को तो ठीक है अपना एक तो एडवर्टाइजिंग में करेगी, होर्डिंग वगैरह लगवाएगी, प्रचार करेगी अपना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आए। दूसरा कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, इतना कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है। अब हम ऑल ओवर अगर आईपीओ का कंक्लूजन पे पहुँचे कि कंपनी में आईपीओ एप्लीकेशन लगाए या नहीं लगाए, तो वो क्या है, पहले इसके रजिस्ट्रार की बात कर लेते हैं। साथ ही इसका बिग शेयर जो है इस कंपनी का रजिस्ट्रार है। अगर बिग शेयर की वेबसाइट पर जा कर के आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में आपको एप्लीकेशन लगी है या नहीं लगी। अब दोनों चीज़ें बात कर लेते हैं, अच्छी और बुरी चीज़ें क्या है साथियों। सबसे पहले अच्छी चीज़ों से बात कर लेते हैं। तो अच्छी चीज़ तो इस कंपनी के प्रति ये है कि हमेशा डिमांडेबल सेक्टर रहने वाला है। डिमांडेबल इसलिए रहेगा कि यार देखो, लोगों का कंज्यूमर करने की परिस्थिति तो है ही, आदमी मसाले तो खाएगा ही, हल्दी तो डालेगा, दाल मसाला जो वो सब डालेगा ही, ड्राई फ्रूट लेगा ही, तो ये सब चीज़ें तो कंज्यूमर आइटम है। जिस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, अगर अधिक जितना अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपनी पहुँच पहुँचा लेंगे, उसका प्रॉफिट इन लोगों को मिलेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब एक चीज़ और है, जो मैंने इस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी, वो बैलेंस शीट में मैंने पाया तो वो मेरे को कहीं ना कहीं कंसर्न की बात लगी साथियों। वो क्या है कि इस कंपनी की जो इन्वेंट्री है ना वो बढ़ती जा रही है, मतलब मसाले जो बनाए हैं इन्होंने वो रखे हैं इनके गोदामों में,
जो इनके पास में कैश आ रहा है ना साथियों, वो कैश इन्वेंट्री के फॉर्म में आ रहा है। मतलब रियायत, जैसे हिंदी में बोलते हैं, रियायत बढ़ती जा रही है। मतलब आपके पास जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से आपको गोदाम में माल रखा है। जब वो माल बिकेगा तो आपके पास में लिक्विड कैश के फॉर्म में पैसा आएगा। नहीं तो जब तक वो गोदाम में रखा है तो वो केवल माल है, पैसा नहीं है। आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, इस कंपनी के पास में अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी पर कोई केस नहीं है। जो कंपनी के पास में जितना भी है, जो भी है, कंपनी फ्रेश है, अभी तक की स्थिति में कोई केस नहीं है। एक थोड़ी सी कंसर्न की साथियों मुझे बात ये लगी है कि यार इस कंपनी को आईपीओ लाने की कुछ जल्दी सी नहीं हो रही। आपने कंपनी बनाई 2019 में, 2019 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और आप 2024 में आईपीओ ले आए। मतलब अभी तो ढंग से 4 साल हुए हैं अभी आपको। 4 साल में आपको आईपीओ लाने की इतनी जल्दबाजी क्या मची है भाई? आपको आईपीओ लाना है, अपने आप को स्पेंड कर लो। और भी बहुत माध्यम है, प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से पैसा ले लो, बैंक से फंडिंग करा लो, ये बहुत और रास्ते और बहुत खुले हैं। आप प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से ले लो या किसी दूसरी रास्ते से चला जाओ। आपको शेयर बाजार में आके अपना हिस्सा बेच के, और हिस्सा भी कितना बेच रहे हो आप, 38% होल्डिंग रह जा रही है आपकी आईपीओ के बाद में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने 62% के आसपास की होल्डिंग जो थी वो डाइल्यूट कर दी। भाई अगर 38% होल्डिंग आपके पास मालिकाना है, मतलब 62% होल्डिंग आपने डाइल्यूट कर दी। तो ये चीज़ें बहुत ही देखने और सोचने समझने की होती है साथियों। ऐसा नहीं होता कि आपको अगर किसी भी ने भी कुछ भी बोल दिया कि आप ये आईपीओ में लगा लो और आपने लगा लिया तो आप हमेशा नुकसान कर दोगे। भाई प्रमोटर का पर्पज़ ऑफ आईपीओ क्या है? जैसे इससे पहले हमने एक कंपनी का बताया था आपके, उसका प्रमोटर का जो पर्पज़ ऑफ आईपीओ है वो पैसा क्यों ले रहा है कि भाई उसे एक फैक्ट्री लगानी है, उसको उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। इनको क्या है कि भाई एडवर्टाइजिंग वगैरह करनी है, और उस एसएमई सेक्टर में मेन बोर्ड में है नहीं। आपका सपोज करो एक एप्लीकेशन लग गई आपकी 2000 शेयरों के लिए। मैंने मान लिया आपकी 2000 शेयरों की एप्लीकेशन लग गई, बट अगर आपको पैसा निकालना है और आपने अगर वो शेयर बेचने के लिए डाले और कोई सामने बायर ही नहीं है, किसी के पास में 1,05,000 रुपये होने तो चाहिए नहीं, तभी तो वो आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएगा। या लगा दिया, तुम्हें मान लो बेचना है, बट जब ये 1,04,000 रुपये आपको दे रहा है तो प्रॉफिट होगा, जाहिर सी 20-30% का लिस्टिंग गेन भी मिलेगा, तो 1,40,000। अब जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट चल रही है अभी, और किसी के पास में नहीं है 1,40,000, 1,20,000, आप अपना लोट भी नहीं बेच पाओगे, निकल ही नहीं पाओगे। इसीलिए जो तुम्हारा सेबी की चेयरपर्सन है, उन्होंने इसीलिए बोला था कि एसएमई सेक्टर में थोड़ा सा देख सोच समझ के ही निवेश करें। तो सेबी भी कई बार टाइम टू टाइम अलर्ट कर चुकी है। सेबी ने अभी एक तुम्हारा सोलर 91 करके एक आईपीओ आया था, उसको पोस्टपोन कर दिया था कि उन्होंने जो पावर प्लांट लगाने के लिए पैसा मांगा था फंडिंग के लिए कि हमें एक पावर प्लांट लगाना है, उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए। तो वो सेबी ने उसके बाद में देखा कि यार जितना पैसा आप मांग रहे हो वो इनफ नहीं है, ना आप उसमें इतना कर पाओगे। आप इसको दोबारा से कुछ ऑब्जेक्शन डाल दिए थे सेबी ने कि इसको आप क्लियरेंस दो, उसके बाद में आप इसमें लगा लेना, कोई डाउट नहीं। तो साथियों ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, वो सब आएंगी पढ़ने से। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप नुकसान कर लोगे, चाहे आप व्यापार कुछ भी करो। भले ही आप शेयर मार्केट में काम ना करो, आप व्यापार कुछ भी करो, बिजनेस कुछ भी करो, आपको हर एक बिज़नेस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं जिस बिज़नेस में मैं जा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, काम आगे फ्यूचर में उसकी डिमांड है या नहीं है, उसमें मार्जिन कितने % का है, या उसमें अगर लूप होल है तो क्या है, आगे नुकसान हो सकता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा दूसरों की किए हुई गलतियों से। अपनी गलतियों से अगर आप सीखने जाओगे तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी साथियों। हमेशा पढ़ते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं 77% यूज़र ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया 0.5 सेकंड लगती हैं, कर दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू।